नमस्कार प्यारे साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं विकसित भारत 2047 की जो आत्मनिर्भर, समृद्ध और तकनीकी रूप से सक्षम और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध भारत की जो कल्पना है वो शिक्षकों के बिना अधूरी है। शिक्षक उसकी केंद्र की धुरी हैं। इसलिए आज हमारे साथ एक शैक्षिक विभूति यहाँ पर हैं। मैं आपको रूबरू करवाना चाहूंगा डॉक्टर मनवीर सिंह जी से, जो प्रिंसिपल हैं सुभाष इंटर कॉलेज मथुरा में, जिला अध्यक्ष उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद मथुरा से, स्काउट एंड गाइड कमिश्नर और इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर भी हैं। सर, आपका इस पॉडकास्ट में हार्दिक स्वागत और अभिवादन है। तो जो ये 3 दिवसीय आयोजन हो रहा है, प्रांतीय सम्मेलन एवं शैक्षिक संगोष्ठी, इसके बारे में थोड़ा सा जो युवा साथी हैं उनको अवगत कराइए। ये जो है हमारा 58वां जी प्रांतीय शिक्षक सम्मेलन जी और शैक्षिक संगोष्ठी का कार्यक्रम है। बहुत ही बड़ा कार्यक्रम है। वो इसलिए है क्योंकि इसमें पूरे प्रदेश के 75 जनपद, 18 मंडल के शिक्षक, शिक्षिका और प्रिंसिपल्स पार्टिसिपेट करते हैं जी। तो अपने आप में ये बड़ा गरिमामय और बड़ा भव्य और दिव्य कार्यक्रम होता है। ये प्रतिवर्ष होता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम शैक्षिक संगोष्ठी में एक तो शैक्षिक उन्नयन, शिक्षा की गुणवत्ता कैसे अच्छी हो और हम अपने प्रदेश में शिक्षा को और ऊपर कैसे लेके जा सकते हैं, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा वो समझिए जंक्शन है प्राथमिक और उच्च शिक्षा का जी। तो ये जो है बड़ी चुनौती हमारे लिए रहती है कि नीचे से ला करके बच्चे को ऊपर तक ले जाने में बड़ा योगदान रहता है। दूसरा यह है कि शिक्षा के विभिन्न विधाओं में, डायमेंशंस में किस तरीके से वर्क कर सकते हैं। तो इतना सारा समूह होता है यहाँ पे, तो उसमें हमारा विचार विमर्श होने के बाद हम शिक्षा के उन्नयन के बारे में डिस्कस निकालते हैं। दूसरा, चूंकि हमारे शिक्षक हैं, उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं, तमाम तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, जॉब से लेकर के हो सकती हैं, या फिर जो हमें सुविधाएं मिलती हैं उनमें, या फिर हमारे वेतन वगैरह में और किस तरीके से वृद्धि वगैरह हो, सरकार से मांगे भी होती है। तो इन सब चीजों को लेकर के विचार डिस्कशन किया जाता है। जी सर, तो मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है सर कि जो विकसित भारत 2047 की परिकल्पना है उसमें शिक्षकों की क्या भूमिका है? मैं इसमें कहना चाहूंगा, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, श्रेयान द्रव्यम्यात यज्ञात ज्ञान यज्ञ परंतप सर्व कर्म अखिलम ते ज्ञाने परिसमाप्यते। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि अर्जुन सुनो, घरों में जो द्रव्य और वैदिक मंत्रों से यज्ञ अनुष्ठान होते हैं उनसे श्रेष्ठ एक और यज्ञ है और उस यज्ञ का नाम है ज्ञान यज्ञ जी। और सर, ज्ञान यज्ञ की जो वेदियां हैं वो हमारे विद्यालय होते हैं और शिक्षक उसके पुरोहित पुजारी हैं। तो कितना बड़ा दायित्व आज शिक्षक के कंधे पे आके बैठा दिया है और भगवान ने हमें एक बहुत बड़ी कार्य लेकर के, बड़ी चुनौती लेकर के संसार में भेजा है। हम ही समाज के और राष्ट्र के निर्माता हैं, क्योंकि हमारे जो युवा नौनिहाल जो बच्चे होते हैं वही देश का भविष्य होते हैं। तो हमें समाज का निर्माण और राष्ट्र का निर्माण बच्चों के निर्माण के माध्यम से करना होता है। तो एक बहुत बड़ी बात है और हमें, हमारा सौभाग्य भी है कि देश की इससे बड़ी सेवा क्या हो सकती है। इस देश का बुद्धिजीवी वर्ग, चाहे डॉक्टर्स हों, वकील हों, इंजीनियर हों, जज हों और दूसरे साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, ठीक है ना, समाज सेवा हो, चाहे आपकी राजनीति हो, इन सब में बहुत बड़ा योगदान रहता है यूथ का जी। और उसके निर्माण की जिम्मेदारी हमारी रहती है। तो हम बड़े खुशी खुशी से करते हैं और हमारा सौभाग्य है, चूंकि बच्चों से राष्ट्र निर्माण होगा, हम बच्चों का तो हम ही राष्ट्र निर्माता होगा एक तरीके से। तो ये बड़ा दायित्व, बड़ी चुनौती है। इससे बड़ी देश सेवा मैं समझता नहीं कोई। ये बड़ी देश सेवा है जिसका दायित्व हम निर्वहन कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि शिक्षक केवल ज्ञानदाता नहीं, राष्ट्रदाता भी है, क्योंकि उससे बच्चे के विचार, मूल्य और दृष्टि आकार लेते हैं। और निश्चित तौर पर एक शिक्षक की भूमिका जो हमारे नौनिहाल हैं उनके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है उसमें सबसे बड़ा परिवर्तन विकसित भारत 2047 की संकल्पना में या परिकल्पना में क्या आप देखते हैं? ये एक बहुत बड़ा टारगेट है, लक्ष्य है जी, जिसे हमें पाना ही है। आदरणीय मोदी जी का और जो हमारे संघ है RSS, उनका एक ड्रीम है कि इस देश को हम 2047 तक हर हाल में विकसित बनाएं। और ये निश्चित तौर पे कि उभरता हुआ देश है। आज हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में देख रहे हैं कि किस तरीके से
हम आत्मनिर्भर होते जा रहे हैं। आज हमारे स्पेस लॉन्चिंग क्राफ्ट, ठीक है, आज हमारे हैं, हमारे जो अभी हमारे यहाँ जो चिप की और नैनो टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी डेवलप होने जा रही है। आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में यूपी बहुत बड़े रोल अदा करने जा रहा है। और अगर हम इस तरीके से आगे बढ़े इस नेतृत्व को लेकर के, तो निश्चित तौर पे हम 2047, तो मैं समझता हूं शायद उससे पहले ही हम इस लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। यद्यपि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी प्रतिस्पर्धा का भी हमें सामना कर रहा है, क्योंकि दूसरे देश भी चैलेंजिंग कंट्रीज हैं जो हमें चुनौतियां दे रहे हैं। लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से आज हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलप कर रही है, हमारी शिक्षा और संस्कृति जिस तरीके से विकास के पथ पर अग्रसर है, तो हम इस लक्ष्य को 2047 तक और उससे पहले हासिल करेंगे, ऐसा मेरा भगवान श्री कृष्ण से भी निवेदन है। और निश्चित तौर पे हमें वो चीजें प्राप्त होंगी। बिल्कुल, जैसा कि आपने एनईपी 2020 का जिक्र किया और उसमें ये चीज मेंशन है कि जो बच्चे हैं उनको हमें रोट लर्निंग से हटाकर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की तरफ ले जाना है। तो उसमें आप शिक्षकों से क्या अपेक्षा करती है जो हमारी एनईपी है, वो उसको किस संदर्भ में आप देखते हैं? एनईपी को मैं कई डायमेंशन में बहुत अच्छा इसलिए मान रहा हूं जी कि इसमें जो मेन फोकस है ना, वो स्किल बेस्ड एजुकेशन पे आ रहा है जी। ठीक है, तो जब व्यक्ति होता क्या था, एजुकेशन पहले ले लेता था, लेकिन स्किल्ड नहीं होने की वजह से कभी कभी एजुकेशन के सही वो रिजल्ट्स नहीं ले पाता था जी, ठीक है, सही लाभ नहीं ले पाता था। लेकिन जब स्किल्ड बेस्ड एजुकेशन होगी, तो वो अपना पहले से ही अपना कोई फील्ड, कोई लक्ष्य, कोई टारगेट बना करके उसमें जा सकता है, और जॉब्स से लेकर के आपकी बिजनेस अपॉर्चुनिटी तक इसमें उसको मिलेंगी जी, ठीक है। और इसमें एक चीज मैं बेसिक से शुरू करना चाहूंगा। बेसिक में खेल खेल में शिक्षा, ये कॉन्सेप्ट है। बच्चे बड़े बोर होते थे, छोटे छोटे बच्चे, बड़ा किताबों का बोझ, बड़े बड़े बैग, ठीक है, तो और मेंटल प्रेशर, अच्छे मार्क्स लाने का। अब ये कर दिया कि 2 साल तो 3 साल तो खेलिए, उसके बाद तो आपको पेन और कॉपी की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद भी आपको पढ़ाई जब करेंगे तो परीक्षा नहीं देनी अगले 2 साल। तो ये तो बेसिक में तो बच्चों को में किस तरीके से विकास होगा और उनको एक्टिविटीज करा करके हम मतलब डेवलप करेंगे। जी जी। माध्यमिक शिक्षा में स्किल बेस्ड एजुकेशन के साथ साथ जो लैंग्वेज लिए ठीक है ना, कम से कम 3-4 भाषाएं, हाँ यस, तो उसमें आप अपने इंडियन भाषाओं को और विदेशी भाषाओं को पढ़ने का आपको मौका मिलेगा। और इसमें खास करके जो मोरल एजुकेशन है जी, जिसमें हम जैसे पाश्चात्य जो हमारी एजुकेशन रही है, उसमें मोरल एजुकेशन तहस नहस हो गई, जिससे हमारे जो संस्कृति है भारत की, वो कहीं डिमोलाइज होने के कागार पर आ रही थी। तो नई एजुकेशन में इसका भी लिया गया है। और खास करके हायर एजुकेशन में जाएंगे तो अब ग्रेजुएशन कर रहा है बच्चा, 3 साल की होती थी, 2 साल के बाद छूट गई तो वो छूटी जाती थी, खराब हो जाती थी 3 साल, 1 साल की करीब कुछ छूट जाती। लेकिन अब क्या है कि पहले साल करोगे, दूसरे साल करोगे, 3 साल करोगे, 4 साल में अलग अलग आपको उसके सर्टिफिकेट मिलेंगे जी, ठीक है ना। तो 2 साल की कर लीजिए, 3 साल की कर लीजिए, तो उसमें इतना आमूलचूल परिवर्तन किया है कि किसी भी स्टूडेंट का 1 साल भी खराब नहीं होगा। बिल्कुल, एक लंबे अरसे के बाद शिक्षा नीति में बदलाव किया गया और मुझे लगता है कि इनोवेशन में बच्चों को निश्चित तौर पर इंकरेजमेंट मिलेगा। आगे इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मेरा अगला प्रश्न सर आपसे ये है कि डिजिटल युग में शिक्षक की भूमिका कैसे बदली है आपके नजरिए से? देखिए, ये डिजिटल युग में शिक्षक की भूमिका, लोग तो ये कहते हैं कि डिजिटलाइजेशन से लोग डिजिटल बच्चे स्टूडेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जाकर के और कहीं अपने आप से एजुकेशन को नए डायमेंशन में लेके जा रहे हैं। मैं ऐसा नहीं समझता जी, क्योंकि एजुकेशन जो डिजिटल प्लेटफॉर्म का जो निर्माता है वो भी शिक्षक ही है जी, ठीक है। शिक्षक ही उसको किस तरीके से एजुकेशन को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लेकर के आना है, वो बेहतर उसके लिए रास्ता बता सकता है, ठीक है। और निश्चित तौर पे चूंकि मुझे अभी ध्यान है, जब हम इंग्लिश सीखा करते थे तो भार्गवा की और ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी आती थी, तो हमें एक वर्ड मीनिंग देखने के लिए उसे पलटना पड़ता था, और मुश्किल से 4-5 मीनिंग के लिए हमें आधा घंटा हमारा लग जाता था ढूंढने में। अभी क्या है, एक बटन टच करते हैं तो सारा कुछ खुल जाता है, ठीक है। और स्पेशली जो हमारा अभी AI का जो कॉन्सेप्ट आ रहा है, उससे बहुत जल्दी मतलब हम कम समय में अधिक नॉलेज एजुकेशन के माध्यम से ले पाते हैं। तो इसका आधार जो है, इसकी जो वजह है, वो डिजिटल प्लेटफॉर्म ही है जी, ठीक है। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मोबाइल है, लैपटॉप है, इंटरनेट है, ये सारी चीजें मतलब एक तरीके से बोन है, वरदान है, जिसके माध्यम से समय बचा करके हम एजुकेशन को आगे लेके जा सकते हैं।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिक्र हुआ अभी बीच में, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि शिक्षक की प्रासंगिकता कैसे बनी रहेगी। हालांकि एआई हमें जानकारी दे सकता है, लेकिन संस्कार, विवेक और मानवीय मूल्यों की शिक्षा तो एक शिक्षक के द्वारा ही प्रदान की जा सकती है। एग्जैक्टली। एक्चुअली एआई को मैं मतलब एक साइंस की बड़ी अच्छी देन मानता हूं, जी, क्योंकि वो ऐसा मतलब एक कॉन्सेप्ट विज्ञान का आया है, साइंस का, कि वो टाइम सेविंग है, ठीक है, और उससे बहुत कम समय में हम डिफरेंट डायमेंशन की किसी भी प्रकार की नॉलेज को ले सकते हैं। जी, जी, और ये बड़ा बेनिफिशियल है। पहले ये होता था कि एक एक चीज को पूछने के लिए अलग अलग गुरुओं के पास जाते थे। अभी हमें सिविक्स में पूछना है तो सिविक्स वाला टीचर ढूंढ रहे हैं, पॉलिटी में पूछना है तो पॉलिटिकल साइंस का पूछना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, अलग अलग डायमेंशन में। जी, हमें एस्ट्रोलॉजी के लिए जाना है, एस्ट्रोनॉमी के लिए जाना है, तो हम अलग अलग टीचर ढूंढते थे। लेकिन अभी एक ही जगह हम उसे ले सकते हैं। और उससे ये भी एक चीज है कि कम समय में अधिक नॉलेज। लेकिन जहां तक एआई से मैं टीचर का जो ताल्लुक समझता हूं, वो और टीचर के लिए एक चैलेंज आ गया है, क्योंकि टीचर को अब खुद ज्यादा मेहनत करके इसलिए बनाना पड़ेगा कि जो कुछ वो एजुकेशन दे रहा है बच्चे वो उसे टैली already करेगा, हाँ, उसे टैली करेगा उस पर जाकर के, बिल्कुल। ठीक है। और उस पर जाकर करेगा तो आपको न सिर्फ नॉलेज को बेहतर तरीके से देना होगा और उसे इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा, अपडेटेड भी रहना अपडेटेड रहना पड़ेगा, जी, सो दैट कि आप उस बच्चों को इस परिवेश में अपने आप को एस्टैब्लिश कर सके। बिल्कुल, आपने सही बात कही सर। मूल आधारित जो शिक्षा है वो विकसित भारत के लिए क्यों आवश्यक है? देखिए, मूल्य कहते हैं ना, मूल्यहीन हर चीज बेकार है, जी, ठीक है। किसी चीज का मूल्य है तो उसकी पूछ होती है। तो अब जब हमारी शिक्षा के मूल्य परक अगर हमारी शिक्षा होगी तो शिक्षा निश्चित तौर पे एक मतलब कहते हैं ना उत्कृष्ट डायमेंशन पर लेकर के जाएगी। और अगर मूल्यहीन शिक्षा रहेगी तो क्या तो हम समाज बनाएंगे, बिल्कुल, क्या हमारे संस्कार बचेंगे, क्या हम लोग देश का निर्माण कर पाएंगे? तो मैं समझता हूं कि मूल्ययुक्त एजुकेशन, शिक्षा, संस्कृति, सभ्यता और देश के विकास के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। शिक्षा से ईमानदारी, जिम्मेदारी या संवेदनशीलता जैसे गुण विकसित होते हैं, तो निश्चित तौर पर वो चीज मायने रखती है। मूल्य आधारित शिक्षा होनी चाहिए। एग्जैक्टली। जो हमारे शिक्षक साथी लगातार राष्ट्र निर्माण में लगे हुए हैं, वो कैसे छात्रों के अंदर राष्ट्रभक्ति जैसी भावना पैदा कर सकते हैं? उसके लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं आपके माध्यम से? मैं समझता हूं कि राष्ट्र की सेवा कोई एक डायमेंशन का काम नहीं जी, वो हर एक चीज जो राष्ट्र को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थान दिला सकती है, वो हर चीज राष्ट्र विकास में बड़ा एक उसकी भूमिका होती है। उदाहरण के तौर पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अगर आगे हम जाएंगे तो विकसित भारत की कल्पना कर सकते हैं। शिक्षा संस्कृति में अगर हम जो है विकास करेंगे तो हम मतलब इस समय जैसे माननीय मोदी जी का सपना है विश्व गुरु का, जी, ठीक है ना। तो नैतिक मूल्यों को, अपनी ऑनेस्टी को, अपने चरित्र, हमारी विचारधारा को, ठीक है ना, इनको अगर हम एजुकेशन के माध्यम से स्टूडेंट्स को में अगर हम बढ़ते हैं तो एक ना सभ्य, ईमानदार और एक राष्ट्रभक्त बच्चा पैदा हो सकता है। और वो बच्चा किसी भी डायमेंशन में अगर विकास करता है तो वो देश की सेवा ही होगी। जी, ठीक है ना। बिल्कुल। वैसे तो डिजिटल माध्यम जो एजुकेशन के आ रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या टेक्नोलॉजी हो, उससे बहुत सारी चीजें कम हो रही हैं, लेकिन फिर भी आमतौर पर ग्रामीण और शहरी परिवेश के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर ये अंतर देखने को मिलता है। तो उसको पाटने में शिक्षक की क्या भूमिका हो सकती है कि जो एक डिवाइड पैदा होता है शहरी और ग्रामीण बच्चों के बीच में, उसको कैसे पाटा जा सकता है? एक्चुअली मेरा यह मानना है कि जैसे मान लीजिए विज्ञान का एक नियम है जड़त्व का नियम। जी, इस जड़त्व के नियम को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उसे मुंबई की चौपाटी पे बैठ के पढ़ रहे हैं या इसी किसी गांव के बम्बा पे बैठ के पढ़ रहे हैं, तो साथ में काम करेगा। एक्जैक्टली। तो नियमों को जगह से कोई मतलब नहीं होता। तो यही चीज हमें बच्चों को सिखानी है कि तुम जहां हो, बिल्कुल, जैसे परिवेश में हो, तुम्हारा परिवेश से, इकोनॉमी से और आपके जाति से, जी, कास्ट से कोई लेना देना नहीं है। ज्ञान का लेना देना है केवल ज्ञान अर्जन की जिज्ञासा, इच्छा से। ज्ञान को आप कहीं भी बैठ के ले सकते हैं। तो अब मैं नहीं समझता कि ग्रामीण अंचल में बैठ करके, गांव में बैठ करके आप एजुकेशन में को कहीं आपकी कमतर रह जाएगी, ऐसा नहीं है।
ठीक है ना। तो हमें उन्हें ये समझाना है कि आप जहां हैं, जैसे हैं, आपका विश है वो ये रहना चाहिए, आपकी इंटेंशन ये रहनी चाहिए कि मुझे अपने सब्जेक्ट को, अपने ज्ञान को डेवलप करना है, न कि मैं स्थान के हिसाब से उसे लेके चलूंगा। जी जी। 21वीं सदी के कौशल सिखाने में शिक्षक कैसे खुद को सक्षम बना सकते हैं ताकि बच्चों को ज्यादा स्किल्ड बेस्ड एजुकेशन मिले और आगे चलकर वो राष्ट्र निर्माण में अपना सहयोग दे पाए? देखिए, अब मैं चूंकि अभी पीढ़ी गैप में अगर हम देखेंगे इसको, जी तो जो पुराने शिक्षक हैं या अभी जो वर्तमान शिक्षक हैं, इनको थोड़ा अपडेट होना पड़ेगा, जी। क्योंकि जिस तरीके से हमारी टेक्नोलॉजी विकास कर रही है, ठीक है, जी उसके हिसाब से अपडेट होना होगा। हमारी जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, डिजिटलाइजेशन है, उसको समझना होगा, उसे यूज करना पड़ेगा। जितनी नई मशीनरी आ रही है उसकी अंडरस्टैंडिंग हमें बनानी पड़ेगी। तब जब हम अपडेट होंगे तो बच्चे के साथ हमारा तालमेल बनेगा, नहीं तो स्टूडेंट्स के साथ ही हमारे गैप बन जाएगा, क्योंकि हमें तो जब तक रिटायर नहीं होंगे तब तक पढ़ाना है। बिल्कुल। अभी नई पीढ़ी का जो बच्चा आ रहा है वो नया है, वो अब लैपटॉप में, मोबाइल में या फिर इस तरह की चीजों में बहुत एक्सपर्ट है, कनेक्टेड है। बिल्कुल। तो आप उसके साथ अपडेट होइए, और यही नियम है कि जो लोग अपडेट करते हैं वो सरवाइव करते हैं। डार्विन की थ्योरी है, जी जी। ठीक है, सर्वाइवल टेस्ट, जो फिट होते हैं वही सरवाइव करते हैं। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए तो मैं तो यही कहूंगा कि वैसे तो टीचर ठीक है, सब जानते हैं, लेकिन साथ के साथ अपडेट होते रहिए। जी ठीक है ना। बिल्कुल। और जो टेक्नोलॉजी उससे भी फेमिलियर होना ही पड़ेगा। यस। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन मेरा सर आपसे ये है कि क्या आज का जो शिक्षक है वो रोजगार उन्मुख शिक्षा दे पा रहा है? एक्चुअली अभी तक की जो स्थिति जी। है उसमें कहीं यहाँ हिला वाली मैं देखता हूँ। जी। हमारी जो वर्तमान एजुकेशन है यहाँ कहीं 100% रोजगार देने में वो सक्षम नहीं है। जी इसीलिए जो एनईपी का जो कॉन्सेप्ट आ रहा है, जी ठीक है ना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, वो यही तो कहना चाह रही है कि एजुकेशन भी नहीं और जॉब ओरिएंटेड नहीं है वो, तो उसका फायदा क्या? तो वो जो एनईपी है, एनईपी का जो लक्ष्य है वो यही है कि आप एजुकेशन लेकर के खाली न बैठें। देख रहे हैं ना, अभी तमाम सारे ग्रेजुएट्स घूम रहे हैं। अगर वो स्किल्ड होते तो नौकरी ही क्यों, अपना बिजनेस डेवलप कर सकते थे। बिल्कुल। ठीक है ना। तो मेरे कहने का आशय ये है कि जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन अब जो एनईपी के माध्यम से बहुत जल्दी लागू होने जा रही है, और उससे निश्चित तौर पे हमारे राष्ट्र के निर्माण में बड़ा योगदान होने वाला है। शिक्षक प्रशिक्षण में आपके हिसाब से ऐसे कौन कौन से सुधार हैं जो जरूरी हैं और होने चाहिए? देखिए, शिक्षक प्रशिक्षण का बड़ी अच्छी बात आपने कही। शिक्षा का मतलब हमें समझना पड़ेगा सर जी। और प्रशिक्षण को भी समझना पड़ेगा। ठीक है। शिक्षा का मतलब होता है अर्जित ज्ञान को पहले सजोना, आपको प्रिपेयर करना, फिर उनको डिलीवर करना। डिलीवर जब आप करेंगे तो ये प्रशिक्षण होता है। तो प्रशिक्षण केवल नॉलेज को गेन करके और दूसरे को उसे बता देना, ये प्रशिक्षण नहीं है सर। प्रशिक्षण के मायने ये है कि वो उसके जहन में उतर जाए, उसकी मनोवृत्ति को चेंज कर दे, और उसको जब भी हम प्रशिक्षण के दौर पे जाएंगे तो हमें उसमें जस्ट कि आपने नॉलेज ले ली और दे दी, ये नहीं है। नॉलेज होने के बाद यू शुड हैव ए स्किल्स टू हाउ टू ट्रांसफर द नॉलेज। जब शिक्षण का प्रशिक्षण ही नहीं होगा ठीक, तो शिक्षा आगे जाएगी नहीं। बिल्कुल। ठीक है। तो प्रशिक्षण मीन द टेक्निक्स हाउ टू ट्रांसफर द नॉलेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो इसके लिए इस तरीके से उसको एजुकेशन को मोल्ड करना चाहिए। जैसे एक लड़की को जब गहने और लिबास पहना दिए जाते हैं तो वही दुल्हन बन जाती है, ऐसे ही हमको इसको ऑर्नामेंटलाइजेशन करना पड़ेगा शिक्षा का। तब देखिए वो जब उसमें इतना मतलब कहते हैं ना सौंदर्य जब उसमें आ जाएगा, तो वही स्थिति है कि जब टीचर ने पढ़ाया, शिक्षा दी, तो लोग बच्चे मतलब मस्त हो जाएं, मेडिटेट हो जाएं, जिज्ञासु हो जाएं, ठीक है, और ज्ञान के लिए तत्पर हो जाएं। इस तरह की चीज आनी चाहिए प्रशिक्षण में। तो मुझे लगता है कि फिर वो प्रशिक्षण वो बड़ा ही इफेक्टिव, प्रभावी और फ्रूटफुल होगा। जो हमारे शिक्षक साथी हैं वो छात्रों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौन कौन से स्टेप उठा सकते हैं, या विद्यालय स्तर पर ऐसे कौन कौन से प्रयास किए जा सकते हैं ताकि बच्चे आने वाले भविष्य में ज्यादा से ज्यादा आत्मनिर्भर बने? आत्मनिर्भर के लिए जो जैसे एनईपी में स्किल बेस्ड एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट है, वो
ये आधार है इसका आत्मनिर्भरता का, क्योंकि जब स्किल्ड व्यक्ति जब होता है तो भूखा नहीं मर सकता, और जो भूखा नहीं मर सकता है वो आत्मनिर्भर है। आत्मनिर्भर का मतलब है कि दूसरे पर निर्भर नहीं होना। ठीक है, मैं तो यहाँ ये भी कहता हूं कि हालांकि ये साधु सन्यासियों का देश है, लेकिन फिर भी हम किसी के आगे हाथ फैलाएं क्यों? अपने हाथों को अपने आप से भरे और फिर साधना करें, योग करें, बिल्कुल राष्ट्र निर्माण करें, क्या बुराई है उसमें? तो आत्मनिर्भर का अर्थ आशय यह है कि आप स्वयं किसी के हाथ न फैलाएं, ऐसी स्थिति में आइए आप अपने अर्न कर सकें। जॉब है ठीक है, नहीं जॉब है तो फिर दूसरे साधन से कर सकते हैं। साथ ही साथ ये मैसेज देना है दूसरों को कि अधिक से अधिक लोग आत्मनिर्भर बने। जब नागरिक आत्मनिर्भर होगा तो देश भी आत्मनिर्भर होगा। बिल्कुल। जो शिक्षा के बारे में कहा जाता है कि एजुकेशन इज द थर्ड आई ऑफ मैन, अक्सर हमें समाज में वैमनस्यता देखने को मिलती है, तो कैसे छात्रों के अंदर शिक्षा के माध्यम से कैसे सामाजिक समरसता का भाव पैदा किया जा सकता है? देखिए, मैं बहुत अच्छी बात बता रहा हूं आपको जी। ठीक है, क्या ऐसी चीजें जिसमें लेकर के मनभेद मतभेद है लोगों में? क्या ऐसी चीजें जिसको लेकर के मनभेद मतभेद नहीं है? ठीक है, सृष्टि को किसने बनाया? ठीक है जी। ये संसार कैसे बना? संसार बनाने के पीछे क्या कौन है, किसने बनाया? इसे लेकर के तमाम मनभेद मतभेद हैं। क्रिश्चियन कुछ कहते हैं, मोमनस कुछ कहते हैं, ठीक है, पारसी कुछ कहते हैं, बुद्ध कुछ कहते हैं, जैन कुछ कहते हैं, और सनातन कुछ कहते हैं, हिंदू कुछ कहते हैं। लेकिन जब फिजिक्स पढ़ाई जाती है क्लास के अंदर जी। तो कोई व्यक्ति नहीं कहता कि ये अल्लाह ने बनाई, कि ये राम ने बनाई, कि उसने बनाई। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो हमारी एजुकेशन है, एजुकेशन में मनभेद मतभेद का कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि वो एक प्योरिफाइड प्रोसेस से लेकर के प्रकृति के ज्ञान को दे रहे हैं। जोर इस पर दे रहे कि प्रकृति है क्या, कैसे चल रही है, इस पर नहीं दे रहे किसने बनाई। किसने बनाई पे मतभेद आ जाता है, ठीक है ना जी। तो शिक्षा में समरसता, शिक्षा में समानता है ही। जी। आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ लीजिए, मैथमेटिक्स, कहीं कलेश नहीं है, ठीक है, कोई इसमें नहीं है सर, मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, इवन भाषाओं में भी कोई कलेश नहीं है। लेकिन जब हम ये कहने लगते हैं कि इसके बियॉन्ड जैसे जाते हैं तो कलेश पैदा हो जाता है। तो शिक्षा की समरसता कितनी इंपॉर्टेंट है ये समझ लें हम, तो समझ लिए कि अभी आज ही रामराज है। बिल्कुल, आपने बहुत शानदार उदाहरण दिया है और समझाने का जो तरीका था आपका वो भी बहुत शानदार था सर। जी। 2047 तक शिक्षक किन किन चुनौतियों का सामना करेंगे आपके हिसाब से, जो आने वाला समय है उसमें? देखिए, शिक्षक के लिए बहुत बड़ी चुनौतियां हैं, क्योंकि इस समय डिजिटल प्लेटफॉर्म और एआई टेक्नोलॉजी जो है वो अपने चरम पे है। और आज के समय में मैं एजुकेशन की तो छोड़ ही दीजिए, कोई डॉक्टर किसी मरीज को बेवकूफ नहीं बना सकता, कोई इंजीनियर किसी जब काम कर रहा है किसी फील्ड में जाकर उन्हें बेवकूफ नहीं बना सकता, ठीक है ना, और कोई टीचर किसी स्टूडेंट को कमतर ज्ञान दे नहीं सकता, ठीक है। वो कहते हैं ना, कॉट रेड हैंडेड वाली स्थिति बन जाएगी। तो अब चुनौती ये है कि अब तो आपको अपने आप को हर स्टेप पे अपडेट करके चलना पड़ेगा, क्योंकि स्टूडेंट तो पढ़ के निकल गया, नए आ गए और टेक्नोलॉजी नहीं बन रही है, तो बच्चा तो लेकर के आ जाएगा, तुम पे कहां से आएगी? तो आपको अपडेट होना पड़ेगा। और हमारी जैसे आज शैक्षिक संगोष्ठी और ये जो होते हैं कार्यक्रम, ये इसी बात का द्योतक है, कहाँ किसने क्या कितना सीखा, आओ शेयर करें। जी जी, ठीक है। तो क्या कहते हैं, मैं से हम पे आएंगे और हमसे हमारा होगा और हमारे से राष्ट्र बनता है। फिर बिल्कुल सेंस ऑफ बिलोंगिंग का होना बहुत जरूरी है। राइट। शिक्षक, अभिभावक और छात्र, उनका जो तीनों का कोऑर्डिनेशन है, समन्वय, वो क्यों आवश्यक हो जाता है और किस तरीके से हमें उसको स्थापित करना चाहिए ताकि सब चीजें बैलेंस रहें अपने आप में? देखिए, अभिभावक शिक्षक, पहला शिक्षक तो अभिभावक ही है किसी भी स्टूडेंट छात्र के लिए। जी, ठीक है। चूंकि जीवन जीने की जो कला है, जीवन जीने का जो अंदाज है, जीवन जीने की जो विधा है, वो परिवार से ही शुरू होती है। जी। लेकिन गुरु की बहुत बड़ी जो है भूमिका इसलिए होती है कि गुरु फिर उसको आगे चलना सिखाता है, समाज में किस तरीके से रहना है, समाज क्या है, और फिर आप अपने देश, अपने समाज की सेवा कैसे कर सकते हैं, ये गुरु ही सिखाता है। अब स्टूडेंटों, एक छात्र को गुरु और अभिभावक दोनों की ही आवश्यकता है। दोनों ही पिलर हैं, वो दो पहिए हैं उसके, ठीक है, एक से काम चलने वाला नहीं। जी। इसलिए कि गुरु अगर ज्ञान दे रहा है तो अभिभावकों को
उस ज्ञान में जितना अपडेशन हो रहा है छात्र में, उस पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है ना। और अभिभावक किस तरीके से बच्चे को डील कर रहे हैं, परिवार में किस तरीके के संस्कार हैं, क्या चीज चले, इसको भी गुरु को इधर ध्यान देना है। तो ये क्या है, एक दूसरे के लिए दोनों ही जो हैं एक छात्र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जो संस्कार टीचर ने दिए वो संस्कार परिवार में एक्सपोज हो रहे नहीं हो रहे, बिल्कुल, ठीक है। इसका गुरु को ध्यान रखना है और अभिभावक को यह ध्यान रखना है कि इसको जिस उद्देश्य से गुरु के पास भेजा जा रहा है, क्या उसके उद्देश्य की पूर्ति हो रही है। बिल्कुल, ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होने के बाद फिर छात्र का जो निर्माण होगा वो भूतो न भविष्यति कहने शब्दों से बाहर हो जाएगा। वो एक आदर्श शिक्षक के क्या गुण होने चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, एक बार कोई व्यक्ति गांधी जी के पास गया, बोला कि भाई ऐसा है, तुम जो है मेरा बच्चा गुड़ बहुत खाता है, तो अब कैसे छुड़ाऊं। तो गांधी जी बोले कि तुम ना 1 सप्ताह बाद आओ मेरे पास, कुछ दिन बाद आओ। और कुछ दिन बाद गया, उनने कहा कि अब अपने बच्चों को समझाओ ऐसे कि गुड़ नहीं खाना। तो उन्होंने कहा ये बात तो आप पहले ही बता सकते थे। अरे उनने कहा पहले कैसे बता सकता था, मैं खुद ही गुड़ खाता था, तो मैंने खुद को कंट्रोल किया, ठीक है। तो यही आपका ये प्रश्न का उत्तर है कि जब कहते ना तुम जैसे आप जैसे होंगे वैसे ही परिवेश का निर्माण कर पाएंगे। अगर किसी सोच से ऊष्मा निकल रही है तो परिवेश में ऊष्मा आएगी ही। भला इत्र के एक फाये से निकलने वाली जो गंध है वो इत्र तक सीमित नहीं रहती, वो फैलती है। तो इसके लिए मैं कहना चाहता हूं कि स्वयं बनिए फिर दूसरों को बनाइए। जी बिल्कुल, कि जो भी गुण है पहले अपने अंदर उनको आत्मसात करें, फिर बच्चों को उनको गुणों को आत्मसात आप करेंगे तो वैसे ही चीज आप दे पाएंगे। बहुत मुझसे कोई पूछ रहा था कि भाई आत्मविश्वास कैसे डेवलप हो, तो मैंने कहा आत्मविश्वास तब डेवलप होता है जब किसी गुण को आप स्वयं फॉलो कर रहे हो, तब फॉलो करवाओ, तो आप कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास के साथ उसको दे पाएंगे। और आप खुद अंदर से कमजोर हैं और दूसरे को मजबूत करने की कोशिश करते हैं, ये संभव नहीं है। बिल्कुल, ठीक है। मेरा अगला क्वेश्चन आपसे है सर कि जो शिक्षक हैं उनके लिए आपकी तरफ से क्या संदेश है, और फिर पॉडकास्ट के अंतिम पड़ाव की ओर हम चलेंगे। कि जो शिक्षक साथी हैं उनके लिए आपकी तरफ से आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि उनको किस तरीके से शिक्षा को देखना चाहिए? मैं ये 2 डायमेंशन में संदेश देना चाहता हूं। एक तो ये कि वर्तमान पीढ़ी में कहीं हम संस्कार विहीन होते जा रहे हैं और संस्कारों के नैतिक मूल्यों का पतन कहीं हम देख पा रहे हैं। तो मैं ये मान रहा हूं कि उस संस्कृति को, उस भारतीयता को, भारतीय संस्कारों को, वैदिक संस्कारों को, सनातन संस्कारों को आज सुरक्षा की जरूरत है। ठीक है। तो उस परिप्रेक्ष्य में शिक्षा से कहना चाहूंगा कि आप जो हमारी शिक्षा और जो संस्कृति रही है, नैतिक मूल्य हैं, वो नीचे न गिरें, उन मूल्यों को मेंटेन करें, उसके लिए बच्चों को संस्कार दें। क्योंकि संस्कार विहीन शिक्षा ऐसे समझिए कि दूल्हा तो है लेकिन परिवेश दूल्हे का नहीं है। ठीक है। तो ये है। दूसरे डायमेंशन में ये देना चाहूंगा कि अभी आज जो डेवलपमेंट हो रहा है उस डेवलपमेंट को नजरअंदाज आप नहीं करिए कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी जिस तरीके से विकास कर रही है उसके पंखों को उन छात्रों में लगा दीजिए ताकि वो विश्व पटल पर जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो विकास है, बोल वाला, वो मेंटेन हो जाए। बिल्कुल। ठीक है। तो संस्कार, नैतिक शिक्षा, नैतिक मूल्यों का जो है विकास के साथ साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ऊपर लेकर के जाना, ताकि हम जो विकसित भारत का सपना है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का, उसको हम पूरा कर पाए। बिल्कुल। तो प्यारे साथियों, आज की पॉडकास्ट में हमारे साथ थे डॉक्टर मनवीर चौधरी जी। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें और बहुत सारे अपने विचार हर पॉइंट ऑफ व्यू से रखे
उम्मीद करता हूं कि ये पॉडकास्ट आपको पसंद आई होगी और यहाँ से कुछ वैल्यू एडेड चीजें आपको अपने जीवन में आप साथ करने के लिए मिलेंगी। और जितने भी शिक्षक साथी हैं उनसे मैं आग्रह करना चाहूंगा कि वैसे तो शिक्षक ऑलरेडी राष्ट्र की नींव होते हैं और समाज का आईना होते हैं। निश्चित तौर पर वो अपनी जो गुण उनके अंदर विकसित हो सकते हैं, पहले अपने अंदर खुद विकसित करें उनको, जैसा कि सर ने बताया, फिर देन उनको बच्चों तक पहुंचाया जाए ताकि हम एक अच्छे और भव्य भारत का निर्माण कर पाए। तो आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। जो भी आपके क्वेश्चंस वगैरह हैं उनको आप कमेंट बॉक्स में जाकर टाइप कर सकते हैं। आने वाली अगली पॉडकास्ट में हम अन्य शैक्षिक विभूतियों से आपको रूबरू करवाएंगे और निश्चित तौर पर शिक्षा के क्षेत्र में कुछ बेहतर करने का प्रयास जो हमारे शिक्षक साथियों के द्वारा किया जा रहा है उसको निश्चित तौर पर आगे बढ़ाएंगे। और जो बच्चे हैं उनके उज्जवल भविष्य के लिए जो कुछ भी संभव हो सकेगा शिक्षक साथियों के माध्यम से वो बच्चों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।